हेलो। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था एक टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने कई लॉज पढ़ लिए थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वगैरह, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे की चीज़ें। और मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, क्विक रिवीजन है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या क्या चीज़ें देखी थी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी देखी। देन डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी डिस्कार्ड क्यों की गई, हमने वो सारे पॉइंट्स देखे थे कि भाई डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम क्या था, इंडिविजिबल था, लेकिन बाद में क्लियर आउट हो गया था कि एटम्स पे कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। और डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी से हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिले थे, एडवांटेजेस इन द सेंस कि मतलब उसके पॉइंट्स को लेते हुए हमने और कौन सी नई चीज़ें सीखी थी। तो हमने कुछ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की बात की थी, जस्ट लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, एवोगैड्रो लॉ, गे-लुसेक लॉ। तो ये कई हमने अराउंड 6 लॉज पढ़े। 9th क्लास में तुम लोगों ने यार 2 लॉज पढ़े होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखा होगा एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन देखा होगा। लेकिन जब तुम 11th में आते हो तो तुमको 4 नए लॉज यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें हमने चारों लॉज की बात कर ली थी, ठीक है। देन अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि एटम्स के बारे में तुमने पढ़ लिया, लेकिन एटम्स से रिलेटेड या फिर मोल्स क्या है, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। तो लास्ट टाइम अगर हम बात करें कि भाई एटम्स क्या होते हैं, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो भाई एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, मैं ऑलरेडी ये चीज वैसे डिफाइन करा चुका था, लेकिन फिर से अगर हम बात करें कि एटम्स क्या होते हैं, तो भाई डाल्टन्स के अकॉर्डिंग क्या था कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल। लेकिन लास्ट टाइम भी मैंने ये बात बोली थी कि जब कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट्स हुए तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न केमिस्ट्री एटम्स की डेफिनेशन चेंज हो गई। अब क्या डेफिनेशन थी एटम्स की? अब हम बोलते थे कि एटम्स आर स्मॉलेस्ट बट डिविजिबल पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, और एंड इट कंसिस्ट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। एटम्स क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, हाँ, लेकिन डिविजिबल। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज मॉलिक्यूल? तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स 2 टाइप के होंगे। एक होगा तुम्हारा कैसा, होमोजीनस मॉलिक्यूल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। एक होता है तुम्हारा हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। नाम से समझ में आ रहा है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के अगर एटम्स अगर कंबाइन होकर अगर कोई मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो वो मॉलिक्यूल किसका होगा, वो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूल होगा। और अगर सेम एलिमेंट के एटम्स अगर कंबाइन होते हैं और वो अगर मॉलिक्यूल अगर फॉर्म करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अच्छा, इन्हीं को 2 तरह से और डिफाइन किया गया है। एक क्या बोला गया, मॉलिक्यूल्स को वैसे 2 तरह से डिफाइन जो किया गया वो क्या है, होमोजीनियस मॉलिक्यूल एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल, ठीक है, हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये होमोजीनियस मॉलिक्यूल क्या है, हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल क्या है? तो होमोजीनियस मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि जब सेम एलिमेंट के एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, जस्ट लाइक O2 N2 P4 S8, तब तुम्हारा कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, होमोजीनियस मॉलिक्यूल। तो हम इसमें यहां पे लिख सकते हैं when atoms of
व्हेन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विल कंबाइन। एग्जाम्पल H2, O2, N2, P4, S8, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं इसके। हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल का मतलब ये है व्हेन एटम्स ऑफ सेम, सॉरी वन सेकेंड, व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विल कंबाइन। जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल बोलेंगे। एग्जांपल जितने भी कंपाउंड्स के एग्जांपल हैं, जितने भी कंपाउंड्स के एग्जांपल, तुम सारे एग्जांपल्स को यहां पे लिख सकते हो, ठीक है? H2O, CH4, H2SO4, कुछ भी जितने भी कंपाउंड्स के एग्जांपल है वो सारे के सारे हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल होंगे, ठीक है? मैं तो यहाँ पे 2-4 एग्जांपल लिख देता हूँ, बाकी तुमको मैंने बताया कि भाई जितने जो भी कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे तुम्हारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे? हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल के एग्जांपल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक H2O, CH4, N2O5, ये मतलब मोस्टली, ठीक है? तो फटाफट एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो, आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा या फिर सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे, हमने देखो एटम्स की बात कर ली, हमने मॉलिक्यूल्स की बात कर ली, अब हम एटम्स और मॉलिक्यूल के मास की बात करेंगे। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मास की बात करेंगे, और उसके पहले मैं तुम्हें कुछ अराउंड 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स का मास यहां पे बता देता हूं, जिससे कि तुमको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने में, प्रोटॉन्स फाइंड करने में, इस तरह के जो भी हम क्वेश्चंस आगे पढ़ने वाले हैं, तो तुमको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमको एटॉमिक नंबर और उन एटम्स के मासेस यहां पे लिखवा देता हूं, जिससे कि तुमको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? हम देख लेते हैं यहां पे। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास कितना? 1, मास 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9, 11, 12, 14 एंड 16, ठीक है? ये हो गया किसका? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है? देन 9th नंबर पे कौन आता है? किसको किसको पता है? 10th पे कौन आएगा? याद है कुछ? इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, है ली ना बेटी बड़ी कामचोर, नहीं ऑन करती फोन। फोन पे कौन आएगा? फ्लोरीन, तो फ्लोरीन F, ठीक है? देन 10th पे आता है नियॉन, 11th पे आएगा सोडियम, ठीक है? 12th पे आता है कौन? मैग्नीशियम, 13 पे एल्यूमिनियम, ठीक है? तो इसका मास कितना होगा बताओ? 24, 27, ठीक है? तो हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है? इतनों की यहां तक के मास तुम पहले एटॉमिक नंबर और मास इनको पहले फटाफट नोट डाउन करो, देन आगे बढ़ते हैं।
नोट कर लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद कौन आएगा? एल्यूमिनियम के बाद लिखो, एल्यूमिनियम के बाद आ जाएगा कौन? सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, देन सल्फर। इसका मास कितना हो जाएगा? 28। फॉस्फोरस का कितना होता है? 31। सल्फर का होता है 32। तो मैं इतना लिख दिया हूं, अभी बोर्ड तुम्हारा काफी फेल हो गया तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, सल्फर के बाद तब तक जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट। ठीक है, देन उसके बाद हमने कहां तक देखा? हमने सल्फर तक देख लिया। देन हम बात करेंगे इसका 17 नंबर पे आता है कौन? क्लोरीन। 18 पे आता है कौन? आर्गन। 19 पे आता है कौन? पोटेशियम। एंड 20 पे आता है कौन? हमारा कैल्शियम। ठीक है, इसका मास कितना होता है? 35.5, 40, 39 एंड 40। तुम लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने आइसोबार्स के एग्जांपल में ये दोनों एग्जांपल लिए थे, आर्गन एंड कैल्शियम को। मैंने बताया था कि आर्गन एंड कैल्शियम क्या है? आपस में आइसोबार्स हैं, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन इनका मास नंबर सेम है। और आइसोबार्स हम किसको बोलते हैं? आइसोबार्स हम बोलते हैं इसके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे, मतलब डिफरेंट एलिमेंट बट सेम मासेस, या फिर हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट एटम्स बट सेम मासेस। एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट है और मास नंबर अगर सेम है तो हम उसको क्या बोलेंगे? आइसोबार्स बोलेंगे। तो फटाफट इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो यार, अभी क्या है ना कि मैंने तुम्हें क्या बता दिया? मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि ये जो भी तुम्हारा क्या है, एटम्स है, डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक की मैंने तुम्हें बात की। 1 से लेकर 20 तक की मैंने तुमसे बात कर ली। मैंने तुमको उनका एटॉमिक नंबर बता दिया, तुमको मैंने उनका मास नंबर या फिर बोल सकते हैं मास बता दिया। ठीक है, अब यार मास से रिलेटेड बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे बोलते हैं सर पीरियोडिक टेबल में तो इसका मास 1.001 लिखा हुआ था, यहां पे सर इसका मास 1 लिखा हुआ है। सही बात है सर, एल्यूमिनियम का मास तो 26.999 समथिंग है और यहां पे इसका मास 27 लिखा हुआ है। तो ये कंफ्यूजन तुम्हारा दूर करने के लिए हमको एक चीज आगे हम देखेंगे इसी टॉपिक में। यहीं पे सारी चीजें खत्म होनी है, जितने भी छोटे छोटे डाउट्स है ना मोल कॉन्सेप्ट वाले, वो सारे तुम्हारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। बस तुम प्रॉपरली एक बार इसको देखते रहना। ठीक है, देखो अब हमने एटम्स की बात कर ली, एटम के मास की बात कर ली। अब हम बात करेंगे किसकी, कि एटम के जो मास है उसको हम डिस्क्राइब किस किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो तुमने देखा होगा कि एटॉमिक मास लिखा रहता है। एटॉमिक मास कई जगह तुम देखते हो कि रिलेटिव एटॉमिक मास, कई जगह तुमने देखा होगा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। अब इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है? क्या डिफरेंस है तीनों में? एटॉमिक मास में, रिलेटिव एटॉमिक मास में और ग्राम एटॉमिक मास में। तो एक बच्चा बोलता है सर कोई डिफरेंस नहीं है, केवल यूनिट का डिफरेंस है। यस यू आर राइट कि केवल यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि यूनिट चेंज हो रही है और उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, ये दिमाग लगाने वाली बात है यार। तो एटॉमिक मास क्या है? देखो एक एक लाइन में मैं डिफाइन कर देता हूं। पहले तो एटॉमिक मास क्या है? तो हम सिंपल सा लिख सकते हैं मास ऑफ सिंगल एटम। ठीक है, देन व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? तो देखो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब ये है कि जब तुम किसी एक एटम के मास को किसी दूसरे एटम के मास से क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो, देन वो जो मास हम लिखेंगे उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। और हम किस एटम के मास से उसको कंपेयर करते हैं या फिर हम किस एटम से उसको कंपेयर करते हैं? तो हम उसको करते हैं कंपेयर किससे? 1/12 ऑफ C12 से हम उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है,
मतलब इससे रिलेट करके हम बताते हैं। जैसे किसी को मैंने बोला कि अरे यार तुम तो अमिताभ बच्चन की तरह लंबे हो। अब अमिताभ बच्चन की तरह लंबे होने का मतलब मैं तुमको अमिताभ बच्चन से रिलेट करके बता रहा हूं। मैंने डायरेक्ट तुम्हारी हाइट नहीं बोली कि तुम तो 6 फीट के हो, मैंने बोला कि तुम तो अमिताभ बच्चन से भी लंबे हो, मतलब मैं तुमको अमिताभ बच्चन से मैंने कहीं ना कहीं तुमको रिलेट किया, देन मैंने तुम्हें बताया कि अच्छा तेरी हाइट इतनी है यार, है ना। सेम चीज यहां पे कि हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट ली थी बहुत स्टार्टिंग में, अभी हम यूनिट पे भी आते हैं, पहले हम मासेस की बात कर रहे हैं कि 1/12 ऑफ C12 से अगर तुम किसी एटम के मास को रिलेट करके बताओगे देन उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल जैसे मुझसे किसी ने पूछा व्हाट इज द मास ऑफ सोडियम, तो मैंने बोला कि सोडियम का मास है 23 टाइम्स ऑफ 1/12 ऑफ C12, मतलब कि सोडियम का मास जो है वो 1/12 ऑफ C12 के 23 टाइम्स है, और वही है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो एक तरह से देखो अभी तुमको आगे चल के दिखेगा। और मैंने यहां पे हमसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द मास ऑफ सोडियम या फिर व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, मैंने बोला 23 AMU, या फिर अभी देखोगे तो 23U। ठीक है, यहां मैं क्या बोला 23 टाइम्स ऑफ 1/12 ऑफ C12, यहां मैंने बोला 23 AMU या फिर 23U। ठीक है, देन व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो हम ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम की अगर हम बात करें तो मैं बोलूंगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या था, मास ऑफ सिंगल एटम। यहां पे भी हम सिंगल एटम की बात कर रहे थे, लेकिन जब ग्राम एटॉमिक मास की बात आती है तो कई बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, सब गलत डेफिनेशन देते हैं, सब बोलते हैं सर ग्राम एटॉमिक मास का मतलब सर मास इन ग्राम, बट नो यार, ये गलत डेफिनेशन हो जाती है। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब ये होता है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। यहां कितने एटम्स की बात हो रही थी, यहां सिंगल एटम की बात हो रही है, यहां कितने एटम्स की बात हो रही है, यहां पे 1 मोल एटम्स की बात हो रही है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल एटम के मास को हम क्या बोलेंगे, उसका ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। एंड हियर द यूनिट विल बी इन ग्राम्स। ठीक है, यहां पे यूनिट किस में थी, AMU में थी, यहां पे यूनिट किस में, U में, यहां पे हम यूनिट देख रहे हैं 1/12 ऑफ C12 है, यहां पे यूनिट क्या हो गई, ग्राम हो गई। अब हमसे अगर कोई पूछे व्हाट इज द मास ऑफ सोडियम, तो हम पूछेंगे कौन सा, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होगा उसका 23 AMU 23U। व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, 23 टाइम्स ऑफ दिस 1/12 ऑफ C12। मुझसे कोई पूछेगा व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो मैं बोलूंगा कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या है, 23 ग्राम ऑफ 23 ग्राम क्या हो जाएगा, सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो हमने देखा कि 3 तरह से हम मासेस को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। एक हमने देखा एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, सेम चीज यार मैं यहां पे अगर हम बात करें, इसको पहले फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो पॉज करके। अब देखो, अब भाई मैं एटॉमिक मास के साथ साथ यहीं पे मॉलिक्यूलर मास की बात भी कर लेता हूं। ठीक है, देखो बस ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अब मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में हम अगेन इसको 1/12 ऑफ C12 से ही कंपेयर करेंगे, रिलेट करेंगे बोल सकते हैं। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स नहीं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। केवल कहां चेंज आ रहा है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में चेंज आ रहा है। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स भी थोड़े चेंज कर देते हैं। भाई मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज द मास ऑफ वाटर, देन यू विल आस्क टू मी सर विच मास, रिलेटिव एटॉमिक मास।
और मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, देन आई विल से टू यू कि ओके प्लीज टेल मी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तब तुम बोलोगे कि अच्छा वाटर का मॉलिक्यूलर मास, सर H2O का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा, 18U हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड। मैंने तुमसे पूछा कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या होगा, तुमने बोला सर 18 टाइम्स ऑफ 1/12 ऑफ C12 हो जाएगा। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तब तुमने बोला सर 18 ग्राम हो जाएगा। मैंने कहा अरे वेरी गुड यार, तुम तो बड़े होशियार हो यार। ठीक है, तो ये हम मास के मतलब एटम्स के और मॉलिक्यूल्स के मास को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब ये जो यूनिट्स की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यूनिट्स की हम बात कर लेते हैं, फिर तुमको बताऊंगा ये 18U से 18 ग्राम कैसे कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, अभी के लिए इसको पहले नोट करो, कर लिया होगा आई थिंक, हटा देता हूं मैं भी। तो यार देखो एटॉमिक मास यूनिट की हम बात कर लेते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट की अगर हम बात करें तो मेरी एक बात समझना यार, देखो एटम्स क्या लिखा है, एटॉमिक मास यूनिट कि एटम्स के मास की यूनिट क्या क्या होंगी, समझना। इसको कई बुक्स में ऐसा भी लिखा है कि भाई मैं देखो अलग तरीके से पढ़ाता हूं यार, मेरी बातें तुम्हें समझ में आनी चाहिए और तुम मेरी बात समझने के बाद अपनी बुक्स की बात भी समझ जाओगे, ये मुझे पता है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझो कि देखो यूनिट क्या क्या तुमने पढ़ी, AMU तुमने देख लिया, तुमने क्या देखा 1/12 ऑफ C12 देख लिया, ठीक है, और तुमने एक यूनिट देख ली ग्राम। ठीक है, अब देखो यार एटॉमिक मास यूनिट, और अब जानते हो स्टार्टिंग में जब एटम्स के मास को मेजर करने के लिए कोई यूनिट ही नहीं थी, तब बहुत स्टार्टिंग में सबसे पहले ये यूनिट आई थी मार्केट में, कौन सी, 1/12 ऑफ C12। उसके बाद इस 1/12 ऑफ C12 को किसके इक्विवेलेंट लिखा गया, 1 AMU के। देन थर्ड आई ग्राम वाली बात, और ग्राम वाली बात की बात मैं अभी करता हूं। तो देखो 1/12 ऑफ C12 को एक स्टैंडर्ड यूनिट ले लिया गया था और सारे एटम्स के मास को इसी से कंपेयर करके बताया जाता था। भाई सपोज कि अगर मेरे पास लेंथ को मेजर करने की कोई यूनिट नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैंने बोला ये देखो यार इस मार्कर की लेंथ क्या है, फिक्स्ड है। अब इस मार्कर की लेंथ से कंपेयर करके मैं सारी डिस्टेंस मेजर कर सकता हूं। ठीक है भाई, मैंने बोला, मुझसे किसी ने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस या फिर व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड, मैं इससे क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे मेजर करना स्टार्ट कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं बोल दूंगा इट इज 10 टाइम्स ऑफ दिस मार्कर। ये इस मार्कर की लेंथ के 10 टाइम्स है, मतलब मैं इस बोर्ड की लेंथ को इससे रिलेट करके बता रहा हूं। ठीक है, तुम लोगों को याद होगा जब तुम छोटे थे तो तुम अपनी हाइट कैसे मेजर करते थे, तुम ऐसे मेजर करते थे 1 2 3, है ना। सेम चीज यहां पे भाई, हम अब देखो मेरे हो सकता हो मेरी ये लेंथ बड़ी हो, तुम्हारे हाथ की ये लेंथ और बड़ी हो या फिर छोटी हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जब हम मास को इससे रिलेट करके बता रहे हैं तो उसको हमने क्या नाम दिया, रिलेटिव एटॉमिक मास। दिस इज ऑल्सो यूनिट, बहुत स्टार्टिंग में यूज की गई थी। ठीक है, देन AMU कहां से आया, 1/12 ऑफ C12 को हमने क्या लिखा, 1/12 ऑफ C12 इज इक्विवेलेंट टू 1 AMU। 1/12 ऑफ C12 क्या है, 1 AMU के ही इक्विवेलेंट है। दैट्स वाई बाद में, जैसे पहले क्या होता था कि भाई हमने क्या बोला, 23 टाइम्स ऑफ 1/12 ऑफ C12, ये हम लिखते थे। सोडियम का मास सपोज हमने ये लिख दिया, बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया किससे, AMU से। हमने क्या लिखना स्टार्ट किया, 23 AMU। ठीक है, अच्छा जब बाद में AMU को जब ग्राम में एक्सप्रेस किया गया तो ये देखा गया कि 1 AMU इज इक्वल्स टू होता है 1/6.023 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। बाद में ये पॉइंट सामने आया कि एक AMU में कितने ग्राम होते हैं, एक AMU में होते हैं इतने ग्राम। कितने ग्राम,
1/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, अब तुम आते हैं थोड़ा सा पीछे चलते हैं फ्लैशबैक में। मैंने क्या बताया था कि सोडियम के एक एटम का मास कितना है 23 AMU है और सोडियम के 1 मोल एटम का मास कितना है 23 ग्राम है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहां पे अब प्रीवियसली अगर हम बात करें कि भाई सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, सोडियम का एटॉमिक मास तुमको बताया था 23 AMU। ठीक है, तो ये कितने एटम का मास है, ये 1 एटम का मास है। कितना है 1 एटम का मास, 23 AMU है, 23 AMU है। और इसको अगर हम ग्राम में लिख दे तो क्या हो जाएगा 23 इंटू 1/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, अब मैंने बोला कि तन सोडियम के 1 मोल एटम का मास कितना होगा। 1 मोल एटम का मास मतलब उसका ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। और तुमको ये पता ही होगा, 9th में भी तुमने पढ़ा है और अभी मैं तुमको फिर से बता देता हूं कि 1 मोल में कितने नंबर्स होते हैं। जस्ट लाइक 1 डजन में कितने नंबर होते हैं, 12 नंबर होते हैं। उसी तरह 1 मोल में कितने नंबर्स होते हैं, 1 मोल्स में होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। कई बुक्स में 6.022 इंटू 10⁻23 भी लिखा हुआ है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी ले लो, कैलकुलेशन सेम आने वाला है। ठीक है, तो 1 मोल एटम, भाई एक एटम का मास कितना है, इतना है इन टर्म्स ऑफ ग्राम। तो 1 मोल एटम का मास कितना हो जाएगा भाई, अगर एक टॉफी 1 रुपए की है तो 100 टॉफी कितने की, 1/1 इंटू 100, 100 रुपए की। एक पेन 10 रुपए की है, ये मार्कर 10 रुपए का है, असली में तो वैसे 25 रुपए का आता है। ठीक है, तो ये मार्कर सपोज कितने का है, 10 रुपए का है, तो 10 मार्कर्स कितने के आएंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, 100 रुपीज के आएंगे। तो भाई एक एटम का मास अगर इतना है तो 1 मोल एटम का मास कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 मोल में जितने नंबर्स आते हैं उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एक एटम का मास कितना है 23 इंटू 1/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये एक एटम का मास है। 1 मोल एटम का मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें 1 मोल में जितने नंबर्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मोल में कितने नंबर्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर्स होते हैं। तो एक एटम का मास अगर इतना है तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो ना, कर देते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई 6.023 इंटू 10⁻23, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया आंसर, 23 ग्राम। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि एक एटम का मास जब तुमने ग्राम के टर्म्स में लिखा, देन उसको तुमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, मोलर मास में, या फिर बोल सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास में। तुम्हारी यूनिट चेंज हो गई किसमें, ग्राम में, और वैल्यू चेंज नहीं हुई। क्यों नहीं चेंज हुई, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। ये एक एटम का मास था, ये कितने एटम का मास है, ये 1 मोल एटम का मास है। एक एटम का मास इतना, 1 मोल एटम का मास निकालने के लिए क्या किया तुमने, 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, आंसर कितना आ गया, 23 ग्राम आ गया। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो। हटा दें, ठीक। अच्छा, अब मेरी बात सुनो भाई, हमने बात कर ली किसकी, हमने एटम्स की बात कर ली, मॉलिक्यूल्स की बात कर ली, एटॉमिक मास की बात कर ली, मॉलिक्यूलर मास की बात कर ली, इवन उनकी हमने यूनिट्स की भी बात कर ली है। ठीक है, तो अब तुमको मैंने बताया कि भाई कुछ एटम्स हैं जिनका की मास हम देख रहे हैं। मैंने तुम्हें 1 से लेकर 20 तक के एटम्स का मास बता दिया था। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि भाई हाउ कुड यू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल, तुम मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करोगे किसी भी मॉलिक्यूल का, तो एक छोटी सी हेडिंग डाल लो, हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कैसे मॉलिक्यूलर मास फाइंड करोगे,
तो 2-3 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, उससे तुम समझ जाओगे। एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने सपोज किसका, H2SO4 का। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने ले लिया किसका, H3PO4 का। एंड थर्ड एग्जाम्पल मैंने ले लिया किसका, CH3COOH का। एंड एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो फोर्थ एग्जाम्पल मैंने ले लिया किसका, NaCl का ले लेते हैं। सब तुमने सारे कंपाउंड्स तुमने देख रखे हैं। तो भाई मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं? मॉलिक्यूलर मास देखो फाइंड करने में कुछ रखा नहीं है। मॉलिक्यूलर मास हम ऐसे फाइंड करेंगे, तुम यहाँ पे देखो इस मॉलिक्यूल में इंडिविजुअली देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। इस वाले में 3 हाइड्रोजन है, 1 फॉस्फोरस है, 4 ऑक्सीजन है। इस वाले में 1 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, अगेन 2 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन है। यहाँ पे 1 सोडियम है, क्लोरीन है, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करना है? तो भाई देखो यार, तुम्हारे पास खूब सारे पैसे हैं, खूब सारे पैसे मतलब तुम्हारे पास 500 की खूब सारी नोट्स हैं, तुम्हारे पास 100 रुपए की खूब सारी नोट्स हैं, तुम्हारे पास 10 रुपए की भी खूब सारी नोट है। तो तुम्हें पता करना है कि तुम्हारे पास टोटल कितना पैसा है। तुम क्या करोगे, पहले इंडिविजुअली 500 वाली को काउंट करके रखोगे, देन 10 रुपीज वाली को काउंट करके रखोगे, देन 100 रुपीज वाली को काउंट करके रखोगे। तब तुम फाइनली बताओगे कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। तुम्हारे पास कितना पैसा है, 50,000, 10, 100, जो भी, ठीक है। तो सेम चीज यहां पे है कि भाई हम पहले इंडिविजुअल मास फाइंड कर लें। हम देख लें हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, 2 का कितना हो जाएगा 1 × 2। 1 सल्फर है, कितना मास होता है उसका 32। 1 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है। 4 ऑक्सीजन है, 16 4 64। इन सबको अब क्या कर दो, पहले इंडिविजुअल काउंट करके सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 98 आ गया मास। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 1 फॉस्फोरस, 4 ऑक्सीजन, अगेन 3 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 3, 1 फॉस्फोरस का मास कितना हो जाएगा 31, 4 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा इसका मास 64, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे भी इसका आंसर कितना आएगा, टोटल जब करोगे सबको 98 आ जाएगा। देन यहां पे देखो 1 कार्बन है, कितना मास हो जाएगा 12, 3 हाइड्रोजन है, कितना मास हो जाएगा 3, 1 कार्बन है 12, 2 ऑक्सीजन है, तो 16 + 16 + 1, इसको ऐड करोगे सबको तो देखो 12 × 2 = 24, 16 × 2 = 32 + 3 + 1, तो कितना आ जाएगा इसका मास, इसका आता है 60। ऐड करके देखोगे NaCl है, अगेन इसका इंडिविजुअल मास फाइंड कर लो। Na का फाइंड करो, क्लोरीन का तुम्हें पता ही है, मैंने अभी टेबल में लिखवाया था, कितना होगा 23, इसका होगा 35.5, और कितना हो जाएगा टोटल मास देख सकते हो, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, 2 + 3 5, 58.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने का तरीका है। मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं हम? मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने का सिंपल सा तरीका ये है कि क्या करना है तुम्हें, मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स हैं उनका इंडिविजुअली पहले मास फाइंड कर लो, देन उसके बाद उनको ऐड कर दो, तब तुम्हें फाइनल मॉलिक्यूल का मास पता चल जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है? हटा लो इसको, फिर हटा दें, हाँ इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा, या फिर नोट कर लो पॉज करके। चलो अच्छा देखो यार, एक चीज तुम्हें क्लियर हो गई, तुमको मैंने बता दिया कि भाई एटम्स का मास कैसे, एटम्स का मास मैंने लिखवाई दिया था, मॉलिक्यूल्स का मास कैसे फाइंड करना है। अब हम आते हैं किस पे, एक नोट पॉइंट समझ लो या फिर कुछ भी, उसको मैं बता देता हूं अभी, जिससे कि तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करने में थोड़ी सी और आसानी होगी, है ना। क्योंकि जानते हो दिक्कत थोड़ी सी ये है कि जो तुम्हारा सिलेबस जो बनाया गया वो मोल कॉन्सेप्ट को पहले डाल दिया गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर को बाद में डाला गया। लेकिन होना क्या चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले हमें पढ़ना चाहिए, देन मोल कॉन्सेप्ट। तो कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, ठीक है। देखो अगर हम बात करें किसकी, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की एंड न्यूट्रॉन्स की, ठीक है, और मैं बात करूं किसकी, मास की,
या फिर मास नंबर की, ठीक है। और मैं बात करूं किसकी, और मैं बात करूं किसकी, एटॉमिक नंबर की, जिसको कि हम किससे डिनोट करते हैं, Z से, ठीक है। तो तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, और मैंने क्या बोला, मास नंबर, और मैंने क्या बोला, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के बारे में तो तुम सबको पता ही है कि एटॉमिक नंबर अभी जो हमने लिखा था 1 से लेकर 20 तक का। देन मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करोगे, प्रोटॉन्स कैसे फाइंड करोगे, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करोगे। तो ये इंडिविजुअली तुमको फाइंड करना आना चाहिए, किसी भी मॉलिक्यूल का या फिर किसी भी एटम का, ठीक है। तो ठीक है, देखो अब सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं नोट पॉइंट करके कि भाई एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर होता क्या है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि एक यूनिक आइडेंटिटी है किसी भी एटम की। एटम की कुछ भी चीज सिमिलर हो सकती है, लेकिन एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। जस्ट लाइक योर रोल नंबर, जैसे तुम्हारा रोल नंबर स्कूल में फिक्स होता है, तुम्हारे नाम सेम हो सकते हैं, 2 आकाश हो सकते हैं क्लास में, है ना, 2 कोई भी बच्चे 2 हो सकते हैं नाम से, लेकिन कई बार टीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, अभिषेक कौन सा अभिषेक, वो वाला अभिषेक की वो वाला अभिषेक। लेकिन जब हम रोल नंबर एग्जाम के टाइम पे, इसीलिए हमको रोल नंबर्स अलॉट किए जाते हैं। सेम चीज यहां पे एटॉमिक नंबर इज जस्ट लाइक अ रोल नंबर, ठीक है, कि भाई एटॉमिक नंबर क्या है, एक यूनिक आइडेंटिटी है किसी भी एटम की। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे तुमने अभी देखा था हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, हीलियम का कितना है, 2 है, लिथियम का कितना है, 3 है, ऐसे हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो भी किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उस एटम में। दूसरी बात फिर से समझ लेना, फिर से सुन लेना, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उस एटम में। मैंने बोला सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ओके, देन सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 11 होंगे, ठीक है। मैंने बोला हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ओके, देन इसका मतलब हीलियम में प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि सर ने क्या बताया था, सर ने ये बताया था कि एटॉमिक नंबर Z जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो P के इक्विवेलेंट है। P क्या है, व्हाट इज P, P का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ऑल केसेस, इन ऑल केसेस, चाहे कोई सी भी कंडीशन आ जाए, हर केस में एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, वो सेम होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, अच्छा अब मैं अगर बात करूं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। इफ द स्पीशीज इज, इफ द स्पीशीज मतलब तुम जिस भी सैंपल की बात कर रहे हो इज न्यूट्रल, अगर उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, अगर उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, हाँ भाई, तो मैं क्या बता रहा था कि जो भी तुम्हारे एटॉमिक नंबर जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ऑल केसेस में। सेकेंड केस क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्विवेलेंट होने चाहिए, एटॉमिक नंबर के। कब, जब स्पीशीज न्यूट्रल है, जब तुम किसी न्यूट्रल स्पीशीज की बात कर रहे हो, तो उस केस में एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर सेम है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल स्पीशीज है, ठीक है। देन उसके बाद अगर तुम्हारी चार्ज स्पीशीज है, तब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। Z इज इक्वल्स टू P तो हमेशा रहेगा, बट नॉट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन। अगर वो स्पीशीज कैसी है, इफ द स्पीशीज इज चार्ज, अगर वो चार्ज है, मतलब उसके ऊपर अगर कोई चार्ज है, आइदर पॉजिटिव चार्ज आइदर नेगेटिव चार्ज, मतलब अगर हम आयंस की बात कर रहे हैं, हम एटम्स की नहीं, हम आयंस की बात करें। आयंस क्या होते हैं, आयंस आर चार्ज पार्टिकल। जैसे तुमने देखा होगा Na एंड Na+, तो Na इज एटम एंड Na+ इज आयन, ठीक है।
O एंड O के ऊपर 2 माइनस, O इज एटम एंड O के ऊपर 2 माइनस क्या है, दैट इज आयन। ठीक है, अभी आते हैं उस पे भी, तो समझ में आया। Z इज इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z इज इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर चार्ज स्पीशीज तुम्हारी न्यूट्रल है, Z इज इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बट नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर स्पीशीज तुम्हारी चार्ज है। इतना नोट कर लो, ठीक है, हटा दे, ओके। तब तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर क्या है तुम्हारा, हाँ, अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर पता है तो तुम प्रोटॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, इवन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है। देन अब न्यूट्रॉन का क्या कनेक्शन है, न्यूट्रॉन यहां क्या कर रहा है, तब अब देखो, अब व्हाट इज मास नंबर, तो मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो मैंने बता दिया, एटॉमिक नंबर क्या है, एक यूनिक आइडेंटिटी है किसी भी एटम की। मास नंबर क्या है, मास नंबर जो है, तो तुमको याद होगा, तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में रदरफोर्ड ने बोला था कि द मास ऑफ एनी एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो मास नंबर जो है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी भी एटम का जो मास नंबर होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर के समेशन के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। और हम एक और लिख सकते हैं, अगर हम न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल स्पीशीज की बात कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू E प्लस एन भी लिख सकते हो, ठीक है। हम A इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू Z भी होता है, Z प्लस एन भी लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो कि मास नंबर ऑफ सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो अब तुम देख सकते हो, और सोडियम का मास नंबर, सोडियम का मास कितना बताया था मैंने, 23 बताया था। तो मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर कितना है, 23, प्रोटॉन कितने, 11, एन तुम्हें फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे कितने यहाँ पे, 12। देख लो एक बार, मास नंबर कितना है 23, प्रोटॉन्स तुम्हें पता है कितने 11 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो तुम मास नंबर अगर तुमको पता है और एटॉमिक नंबर पता है, देन यू विल फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तुम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है ना, मतलब ऐसा कुछ परेशान मत होना। हाँ देख लो एक बार, ठीक है। तो मैंने भी सारे रिलेशंस तुम्हें बता दी। मैंने बताया एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर का मतलब यूनिक आइडेंटिटी या फिर यूनिक नंबर ऑफ एनी एटम, और एटॉमिक नंबर इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल स्पीशीज, ठीक है। और मैंने फिर रिलेशन किसके साथ बताया, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, तो A इज इक्वल्स टू P प्लस एन, और क्या लिख सकते हो, A इज इक्वल्स टू E प्लस एन, और क्या लिख सकते हो, A इज इक्वल्स टू Z प्लस एन। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन तो ऑलवेज ट्रू है। ये कब सही होगा, इन केस ऑफ ओनली न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर इन केस ऑफ ओनली न्यूट्रल स्पीशीज, ठीक है। हटा दें, चलो अब यहीं पे मैं छोटी सी एक और बात कर लेता हूं आयंस के बारे में, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एटलीस्ट। चलो ठीक है। अभी मैंने बताया कि भाई न्यूट्रल, देखो मैं डिफरेंसेस बता देता हूं तुम्हें। न्यूट्रल स्पीशीज क्या होती है, न्यूट्रल स्पीशीज का मतलब क्या है, विच हैव नो चार्जेस, जिसके पास कोई चार्ज ही ना हो, विच हैव नो चार्जेस, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, या फिर आयंस क्या होते हैं, तो विच हैव चार्जेस क्या होगा, जिसके पास, विच हैव चार्जेस, जिसके पास क्या होंगे, चार्जेस होंगे। जिस स्पीशीज के ऊपर कोई चार्ज लगा होगा उस स्पीशीज को हम क्या बोलेंगे, दीज आर आयंस और दीज आर चार्ज पार्टिकल। ये डिफरेंस है दोनों में। न्यूट्रल, अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो न्यूट्रल में क्या है,
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स क्या है, सेम है। चार्ज पार्टिकल में ये नंबर सेम नहीं होते। चार्ज पार्टिकल में या तो पॉजिटिव नंबर ज्यादा होंगे या नेगेटिव नंबर ज्यादा होंगे। अब तुम दिमाग लगाओ कि अगर पॉजिटिव नंबर ज्यादा होंगे तो उस स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और नेगेटिव नंबर्स अगर ज्यादा होंगे तो उस स्पीशीज के ऊपर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स इंक्रीज या डिक्रीज क्यों हो रहे हैं? तो हम बोल सकते हैं कि every atom wants to attain nearest नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो हम बताएंगे बाद में तुम्हें। गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन by losing इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हर एटम नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके या फिर शेयर करके, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएंगे। एक एक एग्जांपल दोनों का देख लेते हैं। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया सपोज, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन प्रोटॉन्स अभी भी इसके पास कितने हैं, प्रोटॉन्स अभी भी 11 है। तो पॉजिटिव चार्ज एक ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज एक कम हो गया। अभी ये क्या हो गए, अब न्यूट्रल नहीं रहे, तो अब एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, दैट्स वाई यहां पे क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की केस में क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे। प्रोटॉन्स भी कितने थे, 17 थे। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसने एक्सेप्ट किया, ठीक है, अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन्स कितने हो गए, अभी भी 17 है। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इसके पास ज्यादा हो गए, पॉजिटिव चार्ज कम हो गए। कितने नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुए, एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ है, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हमने लगा दिया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करने से। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज कम हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कम हो जा रहे हैं, ठीक है। हटा दें इसको, आई थिंक इट शुड बी क्लियर, ठीक है। अब क्या है ना, देखो तुमको एक प्रॉपरली डिफाइन ही करके बता देता हूं कि आयंस जो है तुम्हारे ना, चार्ज पार्टिकल ना दो टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारा कटायन, एक होता है तुम्हारा अनायन, ठीक है। तो कैटायन क्या है, अनायन क्या है। तो अगर कोई स्पीशीज, कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन अगर क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है वहां पे, तब वहां कौन फॉर्म होगा, कैटायन फॉर्म होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस होने से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज, और वहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज फॉर्म हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज फॉर्म हो जाएगी, है ना। और अगर एनायन कब फॉर्म होगा, समझ लो कैटायन के ऊपर, कैटायन का मतलब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। कैसे फॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करने से। एनायन कैसे फॉर्म होगा, अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वहां पे, ठीक है, तो वहां पे कैसी स्पीशीज फॉर्म होगी, निगेटिवली चार्ज स्पीशीज फॉर्म हो जाएगी वहां पे, ठीक है। तो कहने का मतलब समझ रहे हो
कि कैटायन का मतलब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, और एनायन का मतलब है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। ठीक है, कैटायन कैसे फॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से फॉर्म हो रहा है। एनायन कैसे फॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन होने की वजह से फॉर्म हो रहा है। अब इससे रिलेटेड और जो भी चीजें होंगी वो हम आगे देखेंगे। अभी तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट में जितना यूज होना है, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस के कैलकुलेशन में जितनी चीजें यूज होनी थी वो हमने देख ली। अब हम साइज, रेडियस और जो प्रॉपर्टीज है वो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, धीरे 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 तुम आगे ये सब एप्लीकेशंस देखते रहोगे। आयंस का हमने बेसिक पार्ट देख लिया कि आयंस क्या होते हैं, आयंस आर चार्ज पार्टिकल। ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा उनके ऊपर। पॉजिटिव चार्ज होगा तो कौन होगा, वो कैटायन होगा। नेगेटिव चार्ज होगा तो वो कौन होगा, एनायन होगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा कैसे, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, मेरे पास 10 पॉजिटिव चार्ज थे, 10 नेगेटिव चार्ज थे। मैंने एक पॉजिटिव चार्ज क्या कर दिया, मैंने एक नेगेटिव चार्ज क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो अभी कितने हो गए, 10 और 9 हो गए। मेरे पास क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर गया। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, अभी क्या हो गया, अभी 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 प्रोटॉन हो गए। तो कहने का मतलब ये चार्ज जो क्या हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज होगा या गेन होगा, देन तुम्हारा कैटायन और एनायन फॉर्म होगा। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं ओवर करेंगे अभी, है ना। तो एग्जांपल्स हम देखें तो देखो, कई बार तुमसे ऐसा क्वेश्चन आएगा, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मैं चलो 2 से 3 एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल नंबर 1 मैंने लिया, मैंने एग्जांपल नंबर 1 क्या ले लिया, Na+। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 मैंने ले लिया क्या, Mg+2। एंड एग्जांपल नंबर 3 मैंने ले लिया क्या, N3-। ये क्या है, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है। अब तुम्हें क्या क्या फाइंड करना है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, प्रोटॉन्स फाइंड करने हैं, न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। हमको पता है जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे, तो इसका आंसर भी कितना हो गया, 11। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, सोडियम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे। हमको पता होना चाहिए उसका मास नंबर कितना होता है, तो 23 होता है। तो 23 से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तुम्हें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे, कितने हो गए, 12। ये भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हमसे पूछा गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अगर यहां पे सोडियम की बात होती, केवल Na की बात होती, तो हम बोलते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 11 होंगे। लेकिन यहां पे बात किसकी हो रही है, यहां पे बात हो रही है किसकी, Na+ की। तो Na+ की बात हो रही है, तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। अगर नॉर्मली Na की बात होती तो हम बोलते कि 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन क्योंकि Na+ की बात हो रही, तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 11 होने चाहिए नॉर्मली। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कितना बचा, 11 - 1 = कितना, 10। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके पास, 10। क्लियर है। सेकेंड नंबर तुम लोग खुद से भी अब सॉल्व कर सकते हो। देखो Mg+2 की बात हो रही है। Mg+2 की अगर हम बात करें, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे भाई, न्यूट्रॉन्स के लिए क्या करोगे, मास नंबर कितना है इसका, 24 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितना हो गया, आंसर 12 आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करोगे, तो भाई इलेक्ट्रॉन्स होने कितने चाहिए थे, 12 होने चाहिए थे, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, इसलिए उसके ऊपर +2 का चार्ज है, तो -2 कर दो, कितना हो गया आंसर, 10 आंसर आ गया। थर्ड वन इज N3-। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, नाइट्रोजन का, खुद से भी कुछ कर लो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, याद है, नहीं याद, चलो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 7।
तो जो इसका एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 7। इसका मास नंबर कितना होता है 14। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 7 आ गए। अब देखो यार यहाँ पे देखो वो दोनों केस कैसे थे, कैटायन वाले थे, ये एनायन वाला केस है। तो यहां पे तुम समझो कि कैटायन में तुमने देखा इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, अनायन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। ठीक है, तो इसके पास इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7 है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होने चाहिए थे 7 होने चाहिए थे अगर ये एक न्यूट्रल एटम होता तो। लेकिन ये तो कैसा है चार्ज एटम है, चार्ज आयन है, सॉरी है ना, तो क्या हो जाएगा N3 माइनस। तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन किए होंगे, क्योंकि 3 नेगेटिव चार्ज हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे। तो इसके पास होने कितने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन 7, लेकिन जस्ट आफ्टर गेनिंग द 3 इलेक्ट्रॉन्स देयर शुड बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होना चाहिए। ठीक है, जब 3 इलेक्ट्रॉन जब क्या कर लेगा एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या हो जाएगा 7 + 3 इज इक्वल्स टू कितने इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन। तो आई डोंट थिंक सो कि तुमको अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मास नंबर इन सब के कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होगी। ठीक है, अगर दिक्कत होगी तो एक बार इस वीडियो को फिर से देख लेना, एक बार इस वीडियो को फिर से देख लेना। ठीक है, एक बार फिर से देख लो यार, कोई दिक्कत होगी तो एनी टाइम यू कैन कॉल मी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर भी आज डाल दूंगा। ठीक है, तुम कॉल भी कर सकते हो मुझे, इवन यू कैन व्हाट्सएप मी, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर किसी को कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो तुम देख के अपना बता देना, मुझसे पूछ लेना, व्हाट्सएप भी करके पूछ सकते हो, इवन कॉल भी करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अभी इसको ओवर करते हैं, आज के लिए इतना ही। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर हम वहां पे मोल, अब हम मोल कॉन्सेप्ट पे आएंगे धीरे धीरे, क्योंकि हमने मोल कॉन्सेप्ट के पहले की जो भी टर्मिनोलॉजी थी, जो भी चीजें थी वो हमने देख ली हैं। अब हम सीधे मोल कॉन्सेप्ट पे ही जंप करने वाले हैं कि हाउ कुड यू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कैसे क्या फाइंड करना है वो हम चीजें धीरे धीरे अब देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, चलो बाय।